बालाजी क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, अभी तक हमने मध्यकालीन इतिहास में विजयनगर साम्राज्य तक का जो चैप्टर है उसको पूरा कर लिया है और आज हम पढ़ने जा रहे हैं दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत को भी हम 2-3 पार्ट्स में पढ़ेंगे। जैसे कि पहला जो हमारा पार्ट है वो है इसका प्रशासन, दिल्ली सल्तनत का प्रशासन। फिर दिल्ली सल्तनत की जो साहित्य है, दिल्ली सल्तनत की साहित्य के बारे में हम पढ़ेंगे। दिल्ली साहित्य की जो दिल्ली सल्तनत की जो कला है उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर दिल्ली सल्तनत का जो स्थापत्य है उसके विषय में हम पढ़ेंगे। उसके बाद और भी कोई चीज़ें जो रह जाएंगी उसको हम फिर पढ़ेंगे। दिल्ली सल्तनत के विविध का एक सेक्शन हम बना लेंगे, उस पर हम पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से दिल्ली सल्तनत वाला जो चैप्टर है वो आपका थोड़ा सा लंबा जाएगा। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं दिल्ली सल्तनत का जो प्रशासन है उसके विषय में। तो आइए करते हैं शुरू। उम्मीद है कि अभी तक की सारी क्लासेस को आपने देखा होगा। अगर क्लासेस को आपने नहीं देखा है तो हमारे इस प्लेटफॉर्म को आप यूट्यूब पर जा कर के सब्सक्राइब करें और अब तक के अपलोड हुए सारे वीडियोस को आप देख लें। तो आइए अब हम शुरू करते हैं दिल्ली सल्तनत प्रशासन को। हमेशा की तरह दोस्तों हम पहले नोट्स को पढ़ेंगे और उसके बाद इससे संबंधित जो एमसीक्यूज़ हैं उन एमसीक्यूज़ को लगाएंगे। तो आइए करते हैं शुरुआत। गुलाम वंश के सुल्तानों ने 1206 से 1290 ईस्वी तक शासन किया। खिलजी वंश ने 1290 से 1220 तक शासन किया। तुगलक वंश के शासकों ने 1320 से 1412 तक शासन किया। सैयद वंश ने 1414 से 1451 ईस्वी तक शासन किया। लोधी वंश के शासकों ने 1451 से 1526 ईस्वी तक शासन किया। इसमें तुगलक वंश का शासन सबसे अधिक दीर्घकालिक था। तो ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को आप याद रखेंगे कि सबसे अधिक शासन किसने किया? तुगलक वंश के शासकों ने सबसे अधिक दीर्घकालीन जो है वो शासन किया। सल्तनत काल के अधिकांश अमीर एवं सुल्तान तुर्क वर्ग के थे। सुल्तान केंद्रीय शासन का प्रधान था। इस तरह सल्तनत काल में प्रायः सभी प्रभावशाली पदों पर नियुक्त व्यक्तियों को अमीर की संज्ञा दी जाती थी। इन अमीरों का प्रभाव उस समय अधिक होता था जब सुल्तान अयोग्य और निर्बल अथवा अवयस्क होता था। प्रशासनिक विभाग एवं इसे प्रारंभ करने वाले शासक निम्न थे। ठीक है, तो इसमें जो प्रशासनिक विभाग है जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत इम्पोर्टेंट होता है वो है इनके जो प्रशासनिक विभाग हैं उनके बारे में। तो कौन कौन से प्रशासनिक विभाग होते थे? दीवान मुस्तक राज। दीवान मुस्तक राज जो होता था वो राजस्व विभाग होता था। ठीक है, उसके बाद दीवान रियासत। दीवान रियासत मतलब बाजार नियंत्रण विभाग। इसे किसने शुरू किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया था। दीवान अमीर कोही, ये है कृषि विभाग। इसे शुरू किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। दीवान खैरात, दीवान खैरात से दान विभाग, इसे शुरू किया था फिरोज तुगलक ने। दीवान बंदगान, दीवान बंदगान को भी किसने शुरू किया था? फिरोज तुगलक ने। अब ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये आपको याद होना चाहिए कि कौन कौन से प्रशासनिक विभाग थे और किस किस ने उसे शुरू किया था। अब अगली बात ये आती है कि ये जो विभाग थे उनमें से कार्य कौन कौन, उनका कार्य क्या क्या था उन विभागों का। तो इसमें से कार्य विभाजन कैसे किया गया था? जो दीवान अर्ज है, ठीक है, दीवान अर्ज है वो था सेना विभाग से संबंधित है। दीवान रिसालत वो है वो धार्मिक मुद्दों से संबंधित जो गतिविधियां होती थी उनके लिए था। दीवान इंशा
दीवान इंशा जो था वो सरकारी पत्र व्यवहार से संबंधित था। और दीवान वजारत जो है वो वित्तीय मामलों से और राजस्व जो विभाग है उनसे संबंधित था। वजारत एक ऐसी संस्था थी जिसे इस्लामी संविधान में मान्यता दी गई थी। जिन गैर अरबी संस्थाओं को अंतर्मुक्त किया गया था तथा मुस्लिम सम्राटों के अधीन मंत्री परिषद के लिए जो नाम व्यवहार में लाए गए थे उन्हें वजारत की संज्ञा दी गई थी। वजारत को एक संस्था के रूप में अपनाने की प्रेरणा अब्बासी खलीफाओं ने कहाँ से ली थी? उन्होंने मान्यता ली थी फारस से। महमूद गजनवी के राज्यकाल में अब्बास फजल बिन अहमद वजीर हुए थे जो शासन व्यवस्था चलाने में निपुण थे। राज्य का प्रधानमंत्री क्या कहलाता था? राज्य का जो प्रधानमंत्री था वो वजीर कहलाता था। वजीर मुख्यतः राजस्व विभाग का प्रधान होता था। इस दृष्टि से वह लगान, कर व्यवस्था, दान तथा सैनिक व्यय आदि सभी की देखभाल करता था। तुगलक काल मुस्लिम भारतीय वजारत का स्वर्ण काल था। ठीक है, अब यहाँ पर एक प्रश्न आपका तैयार हो जाता है कि वजारत का स्वर्ण काल कब था? तुगलक काल का जो मुस्लिम समय था वो क्या था? वजारत का स्वर्ण काल था। फिरोज तुगलक के समय वजीर का पद चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया था। दशमलव प्रणाली के आधार पर सेना का संगठन और पदों का विभाजन किया गया था। अब यहाँ पर फिर से एक प्रश्न आता है कि सेना का संगठन और उनका जो विभाजन था वो दशमलव प्रणाली के आधार पर कब किया गया था? तो दिल्ली सल्तनत का जो काल चल रहा था उस समय तुगलकों के समय पर ऐसी व्यवस्था की गई थी। घुड़सवारों की टुकड़ी का प्रधान सरे खेल कहलाता था। घुड़सवारी की टुकड़ी के प्रधान क्या कहलाते थे? सरे खेल कहलाते थे। 10 सरे खेल के ऊपर सिपा सलार, 10 सिपा सलार के ऊपर एक अमीर होता था। ये आपको याद होना चाहिए, इसे सिर्फ पढ़ना नहीं है, आपको ये याद होना चाहिए कि सरे खेल कौन होता था। तो घुड़सवार की टुकड़ी का जो प्रधान होता था वो क्या होता था? सरे खेल होता था। 10 सरे खेल के ऊपर सिपा सलार, 10 सिपा सलार के ऊपर एक अमीर होता था। ठीक है, 10 अमीरों के ऊपर एक मलिक होता था और 10 मलिकों के ऊपर एक खान होता था। सुल्तान सेना का प्रमुख सेनापति था। सुल्तान कौन था? सेना का प्रमुख सेनापति था। फिरोज तुगलक ने कुरान के नियमों की दृष्टि में रखकर इस बात का निर्धारण किया था। उसने कुरान में अनुमोदित 4 कर लगाने की अनुमति दी थी। अब ये 4 कर जो है वो आपको पता होना चाहिए। कौन कौन से? खराज, जजिया, खुम्स और ज़कात। ठीक है, खुम्स जो था वो लूट का धन था जो युद्ध में शत्रु राज्य से जनता से लूट में प्राप्त होता था। उस धन को हम क्या कहते थे? खुम्स कहते थे। इस लूट का 4/5 भाग सैनिकों में बांट दिया जाता था और शेष 1/4 भाग राजकोष में जमा होता था। ठीक है, किंतु अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक ने 4/5 भाग राजकोष में रखा और शेष 1/5 भाग सैनिकों में बांटा। सिकंदर लोदी ने गड़े हुए खजाने से कोई हिस्सा नहीं लिया। सिकंदर लोदी ने क्या किया? ये जो लूट का जो भाग आता था उसमें से कोई हिस्सा उन्होंने नहीं लिया। सल्तनत काल के शासन की सबसे छोटी इकाई जो थी वो ग्राम थी। ठीक है, इनकी सबसे छोटी इकाई का जो नाम था वो क्या था? वो ग्राम था, जो स्वशासन तथा पैतृक अधिकारियों की व्यवस्था के अंतर्गत थी। ग्राम स्तर पर चौधरी भू राजस्व का सर्वोच्च अधिकारी होता था। सबसे छोटी इकाई ग्राम थी और जो सबसे ग्राम स्तर पर जो सबसे सर्वोच्च अधिकारी था भू राजस्व का, ठीक है, वो क्या कहलाता था? वो चौधरी कहलाता था। सल्तनत काल में 2 मुद्राएं हुई। ठीक है, सल्तनत काल में कितनी मुद्राएं हुई?
सल्तनत काल में दो मुद्राएं हुई। एक जो मुद्रा थी वो क्या कहलाई, जीतल कहलाई, और एक जो मुद्रा थी वो क्या कहलाई, टका कहलाई। परीक्षा के दृष्टिकोण से यह भी महत्वपूर्ण है। इल्तुतमिश पहला तुर्क शासक था जिसने शुद्ध अरबी के सिक्के चलाए। शुद्ध अरबी के सिक्के किसने चलाए थे, तो ये चलाया था इल्तुतमिश ने। उसने दो प्रमुख सिक्के अर्थात चांदी का टका, टका किस चीज़ का था, चांदी का था, और जीतल जो था वो किसका था, तांबे का बना हुआ था। टका और जीतल का अनुपात 1:48 का था। अनुपात याद रखना बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, ये यूपीएससी वगैरह जो एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए है। आप स्टेट लेवल एग्ज़ाम में इतना याद रखेंगे कि जीतल जो है वो तांबे का था, और टका जो है वो टका जो है वो चांदी का था, और जीतल जो है वो किसका था, तांबे का था। अलाउद्दीन मसूद शाह के सिक्के पर सर्वप्रथम बगदाद के खलीफा का नाम अंकित हुआ था। अब यहाँ से फिर एक प्रश्न बन जाता है कि किसके सिक्के पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम था, तो अलाउद्दीन मसूद शाह के सिक्के पर सबसे पहले खलीफा का नाम अंकित हुआ था। बगदाद के अंतिम खलीफा अल मुस्तसीम थे। यह 1242 से 58 ईस्वी तक खलीफा रहे। इल्तुतमिश के समय सिक्के पर खलीफा मुस्तनसीर का नाम उल्लेखित था। 1226 से 1242 तक वो खलीफा रहे। हदीस एक इस्लामिक कानून है। हदीस क्या है, हदीस एक इस्लामिक कानून है, जबकि जवाबीत राजस्व कानून से संबंधित है। अब यहाँ पर फिर ये एक महत्वपूर्ण चीज़ आ गया, ये आपको याद रखना है। हदीस एक इस्लामिक कानून है, जबकि जो जवाबीत है, जवाबीत क्या है, राज्य के कानून से संबंधित है। तो ये आपका हो गया कंप्लीट। अब आगे हम देखते हैं इनसे संबंधित जो एमसीक्यूज़ हैं उन्हें। तो आइए चलते हैं एमसीक्यूज़ की ओर। पहला प्रश्न है, इतिहासकार बर्नी ने दिल्ली के सुल्तानों के अधीन भारत में शासन को वास्तव में इस्लामी नहीं माना। क्यों नहीं माना? ऑप्शंस को देखिए। अधिकतर आबादी इस्लाम का अनुसरण नहीं करती थी, ये है। मुस्लिम धर्मत्व ने बी में है, मुस्लिम धर्मत्व की अक्सर उपेक्षा की जाती थी। सुल्तान ने मुस्लिम कानून के साथ साथ अपने स्वयं के भी नियम बना दिए थे। गैर मुसलमानों को धार्मिक स्वतंत्रता दी गई थी। तो इन सब में आपका सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए जो है वो सही है, जहाँ पर कि अधिकतर आबादी इस्लाम का अनुसरण नहीं करती थी। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है, सल्तनत काल के अधिकांश अमीर एवं सुल्तान किस वर्ग के थे? तो सल्तनत काल के अधिकांश अमीर एवं सुल्तान जो है वो तुर्क वर्ग के थे। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कथनों पर विचार कीजिए। दिल्ली सल्तनत के राजस्व प्रशासन में राजस्व वसूली के प्रभारी को आमील कहा जाता था। अब आपको बताना है कि क्या ये कथन सही है या नहीं है। दूसरा कथन है, दिल्ली के सुल्तानों की इक्ता प्रणाली एक प्राचीन देशी संस्था थी। तीसरा प्रश्न है, मीर बख्शी का पद दिल्ली के खलजी सुल्तानों के शासनकाल के अस्तित्व में आया था। अब आपको इनमें से चूज़ करके बताना है कि इन तीनों में से कौन से कथन सही हैं, या तीनों कथन सही हैं, या कोई अन्य दो सही हैं। तो आपको पढ़कर ही समझ में आ गया होगा कि इसका जो है वो केवल कथन जो एक है वही केवल सही है कि दिल्ली सल्तनत के राजस्व प्रशासन में राजस्व वसूली के प्रभार को क्या कहा जाता था? आमील कहा जाता था। अर्थात ऑप्शन ए जो है वो इसका सही ऑप्शन
इसका डिस्क्रिप्शन एक बार पढ़ लेते हैं। दिल्ली सल्तनत के राजस्व में प्रत्येक परगना, परगना मतलब ग्रामों का समूह, पर एक आमिल या एक अमल गुजार की नियुक्ति की जाती थी, जो परगने के राजस्व संग्रह का कार्य करता था। इक्ता प्रणाली भारत की प्राचीन देशी संस्था ना होकर के अरब की मौलिक प्रणाली थी। ठीक है, इसलिए जो आपका ऑप्शन बी है वो गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये कहाँ की थी? भारत की नहीं होकर के ये कहाँ की थी? अरब की मौलिक प्रणाली थी, जिसका उद्भव पश्चिम एशिया ईरान में हुआ था। दिल्ली सल्तनत में इल्तुतमिश द्वारा लागू किया गया था। मीर बख्शी सैन्य विभाग का प्रमुख था और मनसबदारों का प्रमुख था। ठीक है, मुगल काल का पद, यह किसका पद है? मुगल काल का पद है, ना कि सल्तनत काल का। सल्तनत काल में सैन्य विभाग का प्रमुख दीवाने आरिज कहलाता था। मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये जो है जो पद है और जो विभाग का कार्य विभाजन है, इसको आपको बहुत अच्छी तरीके से याद रखना है, क्योंकि ये कहीं से भी कोई भी प्रश्न पूछ सकता है। जैसे यहीं पर ही एक बात आ गई कि सल्तनत काल का पद है कि मुगल काल का पद है, तो आपको काल के अनुसार भी इन पदों को और इन विभागों को और इन विभागों के जो प्रमुख कार्य हैं उनको आपको याद रखना है। तो आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 4, निम्नलिखित में कौन सी एक विशिष्टता इक्ता व्यवस्था नहीं थी? इक्ता व्यवस्था नहीं थी। इक्ता एक राजस्व एकत्रित करने की व्यवस्था थी। ऑप्शन बी, सियासतनामा इक्ता व्यवस्था की जानकारी का स्रोत था। सी, इक्ता से एकत्रित राजस्व सीधा सुल्तान के खाते में जाती थी। और डी, मुक्ति को इक्ता से एकत्रित राजस्व से सैनिक रखने पड़ते थे। तो आपको जब ऑप्शन पढ़ रहे थे तभी आपको ये बात क्लियर हो गई होगी कि इसका जो ऑप्शन सी है, इक्ता से एकत्रित राजस्व सीधा सुल्तान के खाते में जाती थी, यह जो सेंटेंस है ये क्या है? ये सही नहीं है। इसका जो डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है काफ़ी लंबा डिस्क्रिप्शन है, आप इस डिस्क्रिप्शन को पढ़ लीजिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 5, मध्यकालीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा आकार की दृष्टि से आरोही क्रम में सही था? मैंने आपको जब हम पूरा चैप्टर पढ़ रहे थे तभी कहा था कि ये आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, तो इसमें से आपको देख करके बताइए आप। परगना, सरकार, सूबा, सरकार, परगना, सूबा। अब सबसे पहली बात ये कि इसको अंडरलाइन करिए कि आपको कौन से क्रम में जमाना है। आरोही क्रम में आपको जमाना है इनको। ठीक है, तो इस हिसाब से परगना, सरकार और फिर सूबा, मतलब इसका जो ऑप्शन ए है ये ऑप्शन सही है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन आप लोग पढ़ लेंगे, ये हम नोट्स में पढ़ चुके हैं, लेकिन आप एक बार और पढ़ते जाइए। जितनी बार आप पढ़ेंगे उतनी बार चीज़ें आपको याद होते जाएंगी। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत में दीवाने अर्ज विभाग की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? दीवाने अर्ज विभाग की स्थापना किसने की थी? बलबन के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। तो अर्थात इसका जो ऑप्शन ए है वो सही ऑप्शन है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 7, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? ठीक है, सुमेलित नहीं है। तो आप देखिए और देखिए एक बार सुमेलित करके और बताइए। दीवाने मुस्तक राज, दीवाने मुस्तक राज जो है वो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, ये तो सही है। दीवाने अमीर को ही ये मोहम्मद तुगलक ने किया था, ये भी सही है। दीवाने खैरात, दीवाने खैरात को फिरोज़ तुगलक ने किया था, ये भी सही है। इसका मतलब जो ऑप्शन डी जो हमारे पास बचा, दीवाने रियासत, दीवाने रियासत जो है वो बलबन ने शुरू नहीं किया था, बल्कि दीवाने रियासत जो किसने शुरू किया था? वो शुरू किया था अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया था। ठीक है,
तो चलिए चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न 8। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही रूप में सुमेलित है? देखिए, आप लोग जब भी प्रश्न को हल करें उसमें इस बात का ज़रूर ध्यान देंगे कि है और नहीं है। तो अब आप देखिए कि कौन सा वर्ग सुमेलित है और कौन सा वर्ग सुमेलित नहीं है। दीवाने बंदगान सुमेलित है, फिरोज तुगलक ने किया था, बिल्कुल सही है। दीवाने मुस्तकराज बलबन ने किया, गलत है। दीवाने को ही अलाउद्दीन खिलजी ने किया, ये भी गलत है। और दीवाने अर्ज मोहम्मद तुगलक ने किया, ये भी गलत है। अर्थात इसका जो ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए जो है वो सही है। डिस्क्रिप्शन आप पढ़ेंगे, नोट्स पढ़ा, नोट्स पढ़ने के बाद भी आपको डिस्क्रिप्शन पढ़ते जाना है, ताकि इससे बार बार आपका क्या हो जाता है, रिवीजन हो जाता है। एक ही बार में आपके रिवीजन हो जाते हैं। प्रश्न 9 की ओर आइए। सल्तनत काल में दीवान अमीर को ही विभाग किससे संबंधित है? दीवान अमीर को ही जो है वो कृषि विभाग से संबंधित है। आइए इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि की उन्नति के लिए, अब देखिए यहीं पर आपका फिर से आ गया कि किसने किया, मोहम्मद बिन तुगलक ने। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया, कृषि की उन्नति के लिए एक नया विभाग दीवान अमीर कोही की स्थापना की। इस विभाग का मुख्य कार्य कृषकों को प्रत्यक्ष सहायता देकर अधिक भूमि कार्य के अधीन लाना था। ठीक है, अब चलिए प्रश्न 10 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस शासक ने दीवान अमीर कोही विभाग की स्थापना की? बिल्कुल अभी वो प्रश्न आ गया। तो किसने की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। प्रश्न 11। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमिलित करो एवं निम्न दिए हुए कोट में से सही उत्तर का चयन करिए। तो आप इसको सुमेलित करके देखेंगे। कभी भी इस प्रकार के प्रश्नों को हल करते समय आप जो है वो उत्तर पहले नहीं देखेंगे। पहले आप कोशिश करिए कि आप एक पेंसिल लेकर बैठें, नोट्स लेकर बैठें और स्वयं ही सुमेलित करके देखिए, तो आप इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। मैं आ जाती हूँ अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है प्रश्न 12। दीवाने अर्ज विभाग संबंधित है। दीवाने अर्ज किसमें से संबंधित है? तो दीवाने अर्ज जो है वो रक्षा विभाग से संबंधित है। तो इसका जो है ऑप्शन सी जो है वो सही उत्तर है। क्या दिया है इसके डिस्क्रिप्शन में? डिस्क्रिप्शन देखते हैं। दीवान आरिज अथवा आरिज मुमालिक सल्तनत काल में सैन्य विभाग का प्रमुख अधिकारी था और आरिज मुमालिक का विभाग ही दीवान अर्ज कहलाता था। इस विभाग की स्थापना किसने की थी? इस विभाग की स्थापना बलबन ने की थी। प्रश्न 13। निम्न में से किस राजवंश के अंतर्गत विजारत का चरमोत्कर्ष हुआ? विजारत का चरमोत्कर्ष पढ़ा था हमने नोट्स में, तुगलक में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था? तुगलक में हुआ था। आइए आगे बढ़ते हैं प्रश्न 14 की ओर। मध्यकाल की सरकार एक संस्था संरचना थी, ये विलय था। मध्यकाल की सरकार एक समग्र संरचना थी, ये विलय था। कहाँ किसमें विलय था? भारत, अरब, तुर्क, मंगोल और भारतीय तत्वों का। हालांकि ये बाकी के पीसीएस में पूछा जाता है, लेकिन एमपीपीएससी के हिसाब से ये प्रश्न थोड़ा सा कठिन है। हालांकि अब एमपीपीएससी ने भी अब प्रश्नों को थोड़ा सा टफ कर दिया है, तो आप बिल्कुल इसको देख सकते हैं। अगले प्रश्न में आते हैं प्रश्न 15। निम्नलिखित में कौन भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित करता है? भूमि उत्पाद पर लगने वाला कर कौन सा है? भूमि उत्पाद पर लगने वाला कर खराज, खुम्स, उश्र और मुक्तई। ये थोड़ा सा आप देखिए, इसमें से तो देखिए जो खराज है वो भी लगता है, ठीक है, उश्र भी लगता है और मुक्तई भी लगता है। मतलब इसका जो ऑप्शन डी है 1, 3 और 4, ये जो ऑप्शन डी है वो आपका सही ऑप्शन है।
ठीक है, इसका जो ऑप्शन डी है वो सही ऑप्शन है। इसके डिटेल को पढ़ते हैं हम, ठीक है, इसके डिटेल को पढ़ते हैं। डिस्क्रिप्शन में क्या दिया हुआ है। खुम्स भूमि उत्पाद पर लगने वाला कर नहीं था, अपितु ये क्या था, एक धर्मनिरपेक्ष कर था। खुम्स लूट का धन था जो युद्ध में शत्रु राज्य की जनता से लूट में प्राप्त करता था। इस लूट का 4/5 भाग सैनिकों में बांट दिया जाता था और शेष जो 1/5 भाग है वो राजकोष में जमा होता था। किंतु अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया था, इससे हिस्सा नहीं लिया था। खुम्स के अलावा अन्य सभी भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित करते हैं। बिल्कुल ठीक है। प्रश्न 16 में चलते हैं। भारत के किस मध्यकालीन शासन ने इकता व्यवस्था प्रारंभ की थी? मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है आपका ये 16वां प्रश्न जो है। तो किसने शुरू की थी? इल्तुतमिश ने शुरू की थी। ठीक है। प्रश्न 17 की ओर चलते हैं। सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च अधिकारी कौन था? ये भी बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ये प्रश्न भी क्या है, मोस्ट IMP है। ठीक है, तो कौन कहलाता था? चौधरी जो है वो सर्वोच्च अधिकारी कहलाता था, भू राजस्व का सर्वोच्च अधिकारी कहलाता था। प्रश्न 18 पे आ जाइए। सर्व का कर लगाया जाता था। सर्व का कर लगाया जाता था। किस पर लगाया जाता था? सिंचाई पर लगाया जाता था। फिरोज तुगलक ने कुरान के नियमों को दृष्टि में रखकर निर्धारण किया था। उसने कुरान में अनुमोदित 4 कर लगाने की अनुमति दी: खराज, जजिया, खुम्स और ज़कात। धार्मिक नियमों के विद्वानों से परामर्श कर उसने क्या किया था, ये सारी चीज़ों को डिसाइड किया था। ठीक है, अब आते हैं प्रश्न 19 की ओर। जवाबीत का संबंध किससे था? ये भी हमने नोट्स में पढ़ा है। तो जवाबीत का संबंध किससे था? राज्य कानून से था। ये क्या है? सल्तनत कालीन प्रशासनिक शब्दावली में जवाबीत का संबंध राज्य के कानून से था। हदीस के बारे में पढ़ा था। अगला प्रश्न हदीस से संबंधित है। हदीस का संबंध किससे है? ठीक है, तो हदीस का संबंध किससे है बताइए आप। हदीस क्या है? एक इस्लामिक कानून है। हदीस क्या है? एक इस्लामिक कानून है। इस्लाम धर्म की मूल स्रोत कुरान के बाद दूसरा स्रोत हदीस है। दोनों को मिलाकर इस्लाम धर्म की संपूर्ण व्याख्या और इस्लामी शरीयत की संरचना होती है। प्रश्न 21 में आ जाइए। सल्तनत काल में फवाजील का क्या अर्थ है? फवाजील का क्या अर्थ है? ऑप्शन पढ़िए और ऑप्शन पढ़ करके बताइए। नेक्स्ट पेज में भी जाना पड़ेगा हमको इसके ऑप्शन के लिए। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो ऑप्शन सी सही है। क्या है ऑप्शन सी? इक्तादारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अतिरिक्त जो राशि है। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न की ओर आते हैं। प्रश्न 22। सल्तनत काल की 2 प्रमुख मुद्राओं का पता निम्नलिखित कूट से करें: दाम, जीतल, रुपया, टका और कूट। तो आप अभी हमने नोट्स में पढ़ा था कि जो जीतल है और टका है, इन दोनों का संबंध किससे है? इन दोनों का संबंध जो है, जीतल और टका का जो संबंध है, जीतल और टका मतलब ऑप्शन डी, ये दोनों किससे संबंधित है? सल्तनत काल से संबंधित है। अगले प्रश्न 23 की ओर चलते हैं। निम्न में से किसने टका नामक चांदी का सिक्का चलाया? बहुत ही आसान प्रश्न है। किसने चलाया था? तो इल्तुतमिश ने चलाया था। प्रश्न 24 की ओर चलते हैं। प्रश्न 24 नहीं, ये माफ़ करिएगा, ये इसका सही उत्तर है ये। ठीक है, अब प्रश्न 24 की ओर चलते हैं। उत्तर भारत में चांदी का सिक्का टका जारी करने वाला मध्यकालीन शासक कौन था? तो कौन था? अभी हमने देखा था। तो ये कौन था? इल्तुतमिश था। ठीक है, अब प्रश्न 25।
सल्तनत काल के सिक्के टका, शशगनी एवं जीतल किन धातुओं के थे? बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। तो किससे संबंधित थे? जो टका था वो चांदी से संबंधित था और शशगनी एवं जीतल जो थे वो तांबे से संबंधित थे। यह प्रश्न भी आपका मोस्ट आईएमपी प्रश्न है, ये आपको याद रखना ही है। अब चलते हैं हम अंतिम प्रश्न की ओर। अंतिम प्रश्न क्या है हमारा? किसके सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ था? ये भी हमने अपने नोट्स में पढ़ा है और वहाँ पर हमने क्या पढ़ा था कि किसके सिक्कों पर था? अलाउद्दीन महमूद शाह के, मसूद शाह के सिक्कों पर अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ था। तो इस प्रकार से आज हमने प्रशासन व्यवस्था के बारे में, दिल्ली सल्तनत की प्रशासन व्यवस्था के बारे में पढ़ा। अब कल की हमारी जो क्लास रहेगी तो कल हम पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत के कला और स्थापत्य के संबंध में। तो आप पहले से इसके नोट्स को पढ़ के आएंगे, फिर मेरे साथ पढ़ेंगे और उसके बाद एमसीक्यूज लगाएंगे, उसके साथ उसके डिस्क्रिप्शन को पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से एक बार में ही आपका 3 से 4 बार रिवीजन हो जाएगा और आपकी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से होगी। तो आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगली क्लास में हम जल्द मिलेंगे। हो सकता है शाम तक एक दूसरा वीडियो आपके लिए अपलोड हो जाए, तो आप लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करिए। हमारे इस YouTube चैनल को, ये बिल्कुल फ्री है, सिर्फ आपको एक ही काम करना है कि इसे सब्सक्राइब करना है और बेल आइकॉन को क्लिक करके रखना है, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड किया जाए तो आपको तुरंत ही उसकी सूचना मिल जाए और आप तुरंत अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा सकें। थैंक यू।